नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर और बड़ी खबर में हम बात करेंगे राजस्थान की सियासत की और सियासत में भी अपने मोहरे फिट करने की। चुनावी बिसात सामने है और इसमें कौन सहमात का खेल में आगे बढ़ेगा, पीछे हटेगा, वो सब भविष्य के गर्भ में। लेकिन एक तरह से कहूं, ये सियासी कुरुक्षेत्र तैयार हो चुका है और अपने अपने योद्धाओं को उसी माध्यम से तैयार किया जा रहा है कि छोटी मोटी सब बातें छोड़िए, बस सामने एक ही चीज है और वो है सत्ता की कुर्सी। अब उसे कैसे पार कर सकते हैं, ये जिक्र इस वजह से हम कर रहे हैं कि बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दूसरी पार्टियों का भी असर इसी तरह का है। चुनाव में जब कवायद होती है कि चेहरे की, तब कार्यकारिणी डिक्लेयर कर रहे हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि धड़ेबाजी को पाटने के लिए उनके अपने जो लोग हैं, जो जिसके सपोर्टर्स हैं, उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए कहीं वो कवायद तो नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर जो कार्यकर्ता ईमानदारी से बिना किसी गुटबाजी के काम कर रहा है, उसका क्या होगा। तो चलिए अभी चर्चा करेंगे हम। हमारे साथ में राजीव जैन साहब, वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं, ओम सैनी साहब जुड़ रहे हैं और अर्चना शर्मा जी जुड़ेंगे। राजीव जी, क्या लगता है कि मुझे जहां तक ध्यान है, कुछ एक पदाधिकारियों को तो नियुक्त कर दिया जाता था कि ये पार्टी का दामन छोड़ के आ गया, ये नाराज है, वहां से टिकट मांग रहा था, चलो इसको एडजस्ट कर दो। लेकिन अब तो जंबो कार्यकारिणियां आने लगी हैं और इसमें ये देखते हैं कि इतने जनरल सेक्रेटरी, इतने उपाध्यक्ष, इतने सेक्रेटरी, इतने ये, इतने वो, और जो कार्यकारिणी देखते हैं जो पार्टियों में गुटबाजी, वो बेशक खारिज करने की कोशिश करें लेकिन साफ दिखाई देते हैं। और जो कार्यकलाप है राजनीतिक दलों का, उसी से साबित होता है कि हाँ, यहाँ गुटबाजी है, जिसे वो खारिज करते हैं। अंदर से तो जानते हैं कि गुटबाजी से हम अछूते नहीं है, लेकिन खारिज करते हैं। तो क्या लगता है कि चुनाव साल नहीं कर रहा हूं, चुनावी समय में कार्यकारिणियां डिक्लेयर करना, क्या लगता है कि संगठन की मजबूती या फिर धड़ेबाजी है, उसे पाटने की कोशिश? देखिए योगेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि धड़ेबाजी का भी एक नतीजा है कि इतनी जो जंबो कार्यकारिणी बनाई जाती है, इतने सारे पदाधिकारी बनाए जाते हैं कि उनका काम का बंटवारा कैसे होते, सभी धड़ों को कहीं ना कहीं एडजस्ट करने के हिसाब से ये पार्टियां इतने बड़े स्केल पे, मतलब जो पदाधिकारी बनाए, कितने उपाध्यक्ष, महासचिव, कितने सचिव, तो ये निश्चित रूप से ये एक दर्शाता है कि पार्टियों में कितनी गुटबाजी होती है। हर एक नेता के दो दो चार चार लोगों को पदाधिकारी बना के उन बड़े नेताओं को संतुष्ट करने का काम है। लेकिन जंबो कार्यकारिणी बनती है तो उसका नतीजा फील्ड में भी दिखना चाहिए। इतने पदाधिकारी बनते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पार्टी संगठन जो है वो मजबूत होता है। अब इसमें दो अंतर हमको देखने पड़ेंगे, भाजपा और कांग्रेस की जो पदाधिकारी और वो जो कार्यकारिणियां बनती हैं। उस हिसाब से भाजपा को देखें तो वो एक कैडर बेस्ड पार्टी है, उसमें कैडर के हिसाब से पदाधिकारी और वो चुने जाते हैं, मतलब चयन किया जाता है तो कौन कहाँ किस पे काम कर सकता है। कांग्रेस एक मास पार्टी है, मास पार्टी होने के कारण उसमें गुटबाजी भी बहुत ज्यादा होती है, उसमें नेताओं के अपने हित भी रहते हैं। हर एक नेता सोचता है कि मेरे इलाके के मेरे 4 समर्थकों को भी पदाधिकारी बनाया जाए प्रदेश में, तो उस तरीके से ये पदाधिकारियों की एक लंबी सूची हमारे सामने आती है। तो इसके फायदे भी है, नुकसान भी है। धड़ेबाजी जैसा आपने कहा कि वो खारिज करते हैं, पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जब प्रदेश अध्यक्ष होते हैं या जो भी बड़े नेता होते हैं, वो गुटबाजी को खारिज करते हैं। लेकिन आप और हम सब जानते हैं कि ये जब इतने बड़ी संख्या में पदाधिकारी बनाए जा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं संतुष्ट करने के उद्देश्य से बनाए जाते हैं। अब इसमें आप देखिए कि परिवार के लोगों को भी बनाया जा रहा है पदाधिकारी। शांति धारीवाल के पुत्र को बनाया जा रहा है, वो टिकट के शायद दावेदार भी बनेंगे वहां से। तो निश्चित रूप से ये धड़ेबाजी का ही एक रूप है जो इतनी बड़ी कार्यकारिणी बनती है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें, इसका सकारात्मक पहलू देखें, यदि सभी पदाधिकारी अपने अपने इलाकों में भी सक्रिय रूप से काम करें तो पार्टी संगठन वहां मजबूत हो सकता है। लेकिन ऐसा जनरली देखने में नहीं आता कि वो संगठन की मजबूती के लिए कितना काम करते हैं। आप अब देखना, आपके पदाधिकारी आज और कल में बने, कल परसों से उनके स्वागत समारोह और वो जो निजी कार्यक्रम है उसमें व्यस्त हो जाएंगे, संगठन का काम वो कब कर पाएंगे। तो ये राजनीतिक दलों के लिए भी सोचने की बात है कि अहम चुनाव के मौके पर इतने बड़े पदाधिकारी बना दिए, अब वो संगठन का काम करेंगे या अपने स्वागत समारोह या अभिनंदन समारोह जो भी होते हैं हर एक के इलाके में, वहां मालाएं पहनेंगे, वहां जो भी करेंगे, वो मजबूती के लिए काम कर पाए,
इसके लिए तो बहुत कम समय उनको मिला है। फिर चुनाव में सेनाएं तैयार कर ली। हम उस रूप में भी देखें कि देखिए चुनाव के युद्ध में जा रहे हैं दोनों दलों ने अपनी सेनाएं तैयार कर ली, अलग अलग इलाकों के पदाधिकारी बना दिए, उनको मजबूती देने का काम पार्टी संगठनों को करना है। तो ये आने वाले समय में ही मालूम चलेगा कि ये पदाधिकारी इतनी बड़ी संख्या में बनाना कितना कारगर होता है और क्या उनको राजनीतिक लाभ मिलता है राजनीतिक दलों को। जी ओम जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। जंबो कार्यकारिणियां ये तो मैंने बहुत सुना है, लेकिन चुनावी साल में नहीं, चुनावी समय में कार्यकारिणियां आ रही हैं, बीजेपी की आ रही हो चाहे कांग्रेस की आ रही हो, तो ये वास्तव में संगठन की सेवा के हिसाब से माने या फिर जो गुटबाजी दिखाई देती है उसे ढकने की कवायद कहीं से? देखिए ये दोनों पार्टियों के लिए एक खास बात है जी ओम जी कंटिन्यू करिए आप। दोनों पार्टियों के लिए कोविड बड़ा परेशानी का विषय बना है, जिसकी वजह से 2-3 साल तो इसमें खराब हुए हैं। संगठन उस तरीके से बना नहीं पाया जिस तरीके से बनना चाहिए। फिर आंतरिक जो धड़ेबंदी है उसका भी अपना प्रभाव रहा है। ऐसी स्थिति में जिसे कहना चाहिए कि तत्काल सेनाएं खड़ी करके और चुनाव मैदान में उतरने का जो सीन बना है वो सामने आ रहा है। उसमें आप उसमें बहुत तेजी के साथ में संतुष्ट करना चाहते हैं सब लोगों को। सारे इलाकों में 200 विधानसभा क्षेत्र जो है उनको कैसे साधा जाए, ये दोनों का लक्ष्य है। अब उसमें कौन ज्यादा सफल होता है, तो मेरा ऐसा ख्याल है कि जिस तरीके से कांग्रेस का सारा एक स्वरूप सामने आया, उससे लगता है कि उन्होंने अपनी 200 विधानसभा क्षेत्रों का तय कर लिया कि किधर कैसे कैसे लोगों को भेजना है। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने भी जो सवाई माधोपुर में अपना जिस तरीके से विचार विमर्श किया है और तय किया है, उसमें धड़ेबंदियां तो साफ नजर आती है। देखिए ऐसा मुझे लग रहा है कि अब मोदी का वो हो रहा था, पुष्कर में भी ना उनमें कुछ वैसा नजर आया और ना बीकानेर में ऐसा कुछ नजर आया। तो इनको लग रहा है कि अगर हम इस वक्त ऑर्गेनाइज होकर तरीके से अपनी बेहतर हो सकता है। कांग्रेस सोचती कि हमारे यहाँ जिस तरीके की धड़ेबाजी थी उसके समापन के साथ में जो नुकसान होने का संभावना थी अब लाभ में बदल गई है, उसका इस्तेमाल हो सकता है। संतुष्ट किया, केवल उन लोगों को बाहर करने का किया है जिन लोगों ने लड़ाई के लिए तो टेक्निकली ये इतनी तेजी के साथ में जो कुछ हो सकता है वो उन्होंने किया है दोनों दलों ने। भारतीय जनता पार्टी तो ये कि जो स्थापित नाम है जिनको शायद केंद्र पसंद करता है नहीं करता है, लेकिन उनको मौका मिल गया कि वो अपने आप को मजबूत करके और आगे निकल सकते हैं। संदेश है ये। उसी तरीके से कांग्रेस का भी संदेश मिल गया कि कांग्रेस की अपने आप को स्थापित करना चाहती है। और उन लोगों को जो इनमें एकता वाला जो सीन था उसमें जिससे नाराजगी व्यक्त करके उनको लगा कि परे कर दिया गया है। कुछ नाम है जो आप बता सकते हैं, कौन से नाम है? कोई विधायक हैं, कुछ ऐसे नाम है जो कि बहुत ज्यादा आगे बढ़ करके बोल रहे थे, वो बाहर है इन सब चीजों कांग्रेस के अंदर। तो भारतीय जनता पार्टी में तो ऐसा कोई स्वरूप है नहीं। भारतीय जनता पार्टी में जो चित्र बने हैं उसमें बड़ा साफ साफ जो एक शख्सियत मुझे नजर आती है वो बहुत उभर करके सामने आ रही है, जो शायद आला कमान को पसंद नहीं है, लेकिन वो अपने आप में दबदबा दिखाया उन्होंने, जैसे जो कुछ देखने सुनने को मिला है उसके अंदर। जी चलिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। वैसे भी देखिए, देखा जाए तो ये पार्टियों का प्रिविलेज राइट यानी कि विशेष अधिकार है कि वो कैसे अपने संगठन को चलाते हैं। लेकिन मैं चर्चा सिर्फ इस वजह से कर रहा हूं कि एक दूसरे की जब कार्यकारिणी बनती है तो उसमें कमेंट करते हैं, उसको कहा जाता है कि किसी को छोड़ा भी नहीं, इतनी बड़ी कार्यकारिणी है। लेकिन अभी जो कार्यकारिणियों का एक रूप जो सामने आता है उसमें साफ दिखाई देता है, जिन राजनीतिक दलों के माध्यम से कहा जाता है कि हमारे यहाँ कोई धड़ेबाजी नहीं है, वो कार्यकारिणी की जब तस्वीर देखते हैं तो साफ दिखाई देता है कि इसको आदमी यहाँ फिट करने से इसे खुश करने की कोशिश की गई है, यहाँ डैमेज कर सकता था, इसे इस तरह से खुश करने की कोशिश की गई है। अब वो संगठन के लिए कितना प्रभावी रहेगा नहीं रहेगा, या अपनी मालाओं के लिए ही प्लान तैयार करता रहेगा कि चलिए बड़ी मुश्किल से तो कुछ बने, कम से कम हमारा स्वागत तो करा लें, पता नहीं टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये भी एक सिलसिला चल रहा है। मैं तस्वीरें बहुत सारी देख रहा हूं जिसमें स्वागत सत्कार चल रहा है। और राजीव जी सही कह रहे थे कि चुनावी साल है, कहीं ऐसा नहीं हो कि अपने स्वागत सत्कार का ही प्लान बनाते रहें कि आज जनरल सेक्रेटरी जी का रूट प्लान ये है, आज उपाध्यक्ष जी का ये है, जिलाध्यक्ष जी का ये है। अर्चना जी आपके पास आना चाहूंगा एक बार में। कार्यकारिणियां बनी है चुनावी समय में, मैं साल नहीं कह रहा, चुनावी समय में, तो
किस तरह से देखा जाए इसे? तो ना मैं तो इसको चीज बोलूंगी, वो होता है ना बैलेंसिंग द टग ऑफ वॉर। दोनों पार्टीज में जो टग ऑफ वॉर चल रही थी, तो एक तरह से एक तो ये बैलेंसिंग फॉर्मूला निकाला है 6 महीने बाद इलेक्शंस है कि कोई खेमा नाराज ना हो, टू प्लीज ऑल, सबको खुश कर दिया जाए कि भाई तुम्हारे भी बंदे हैं, तुम्हारे भी बंदे हैं, तुम्हारे भी बंदे हैं। और ये दोनों ही पार्टीज की बात है, जो हम पिछली बार भी डिबेट में बात कर रहे थे कि गुटबाजी ऐसा नहीं एक पार्टी में है, दोनों पार्टीज में, यानी एक ग्रुप दूसरे ग्रुप पे हावी है। और अब चूंकि इलेक्शन समय आ रहा है, कोई भी पार्टी ये चीज नहीं प्रेजेंट करना चाहेगी कि हम हमारे पार्टी में वो है, यानी ग्रुपिज्म है, फैक्शनिज्म है। तो अब क्या, एक बिल्कुल जो कहते हैं ना अपन सेटिंग द रिकॉर्ड स्ट्रेट, कि नहीं भैया हमारे तो कुछ भी नहीं है, सब बढ़िया है, बिल्कुल आराम से हम लोग एक साथ इलेक्शन लड़ेंगे। एक बढ़िया सी फोटो ऑपरेशन, बढ़िया बढ़िया फोटोज आ रही है दोनों पार्टीज के लोगों की, नेताओं की, हम साथ साथ है वाला पोज मार रहे हैं, और सबके लीडर्स इधर से हाथ उठाते हुए, डोटासा जी का, ये सचिन पायलट का, अशोक गहलोत का, सबके खेमे के लोगों को कर दिया। उधर वसुंधरा राजे, जितने लोग हैं, ओम बिरला, सबके लोगों को बीजेपी ने अपना अंदर वो कर लिया, अकोमोडेट कर लिया, लो भैया सब, ये ना कहते हैं ना ऑल दैट एंड्स वेल गोज वेल। तो एक तरह से ऐसा एक इंप्रेशन क्रिएट किया, लो देख लो ये सारे लोग यहाँ पर है, हमारी पार्टी तो एकदम वेल एंड वो यूनाइटेड है। हाँ, लेकिन ये है कि अभी कांग्रेस जरूर, अभी कई महिला बोल रही थी कि वुमेन रिप्रेजेंटेटिव चाहिए उसमें, कि कहाँ तो 33% रिजर्वेशन की बात कर रहे थे, कहाँ 15% रिजर्वेशन का रहा है। तो मुझे लगता है नेताओं को तो सबको खुश कर दिया, लेकिन वो लेती है, मुझे लग रहा है दोनों पार्टीज में आपको वो स्टैंड नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। तो बाकी आ गया, अब एक तरफ तो गहलोत जी तो मोबाइल बांट रहे हैं महिलाओं को, कहीं ना कहीं से वहां से कुछ वो हो जाएगा, अपील मिल जाएगी, लेकिन बीजेपी की तरफ से क्या है अभी देखना है, अभी लेट्स वेट एंड वॉच क्या आता है वहां से। बिल्कुल राजू जी, एक बड़ी बात कही है अर्चना जी ने कि राजनीतिक दल यूं तो कहते हैं कि महिला उत्पीड़न की बात कहेंगे, महिलाओं के साथ में ये हुआ, महिलाओं का पूरा ख्याल रखेंगे, मैनिफेस्टो में भी देते हैं, लेकिन वाकई जब पद देने की बात आती है, टिकट देने की बात आती है, तो उस आधी आबादी को बिल्कुल दरकिनार कर दिया जाता है। मैं भी दोनों पार्टियों की कार्यकारिणी में भी देख रहा हूँ ये। देखिए योगेंद्र जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर हुआ था, उदयपुर डिक्लेरेशन, जिसमें आप भी थे और मैं भी था, अपन दोनों वहाँ समय साथ थे। तो वहाँ कुछ फार्मूले तय किए गए थे कि पार्टी में किनको पदाधिकारी, किस वर्ग को ज्यादा तवज्जो देनी है, सब कुछ करना है। लेकिन जब असलियत में जब चीजें सामने आती है तो वो डिक्लेरेशन वगैरह सब धरे रह जाते हैं। जो वहाँ तय हुई थी चीजें कि महिलाओं को इतने पद दिए जाएंगे, जो दलित तबके के हैं या पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको किस अनुपात में दिया जाएगा, 50 साल से उम्र से ज्यादा के लोगों को, कम से कम लोगों को कितने पद दिए जाएंगे, ये सब चीजें बात तय हुई थी। और पार्टी ने सारे बड़े विचार विमर्श के बाद वो डिक्लेरेशन घोषित किया था, लेकिन उस पर अमल तो हुआ नहीं। आपने और हमने जो कल कार्यकारिणी पदाधिकारियों की सूची आई, उसमें साफ दिखता है महिलाओं को कितना स्थान दिया। जिलाध्यक्ष जो बनाए गए, कहा मतलब किस तरीके के बनाए गए, किस उम्र, कई जगह तो उम्र दराज लोगों को बना दिया गया। लेकिन हो सकता है अनुभव अपनी जगह एक अच्छी बात है, लेकिन जो पार्टी ने तय किया एक फार्मूला कि ये हमारे 50% पद इस लोगों में जाएंगे, इस तरीके में जाएंगे। सही कह रहे हो कि जो पार्टी जिस मेमोरेंडम को तैयार कर रही है, जो एक तरह से एक पवित्र ऐसा डॉक्यूमेंट लेकर के आ रही है जिसपे एक्सरसाइज की जाती है, पूरी देश भर की बुद्धि उसमें लगाई जाती है पार्टी संगठन की, और फिर आप उसको खुद ही दरकिनार कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि उस सोच में कोई गंभीरता है नहीं। देखिए निश्चित रूप से गंभीरता, अब ये चुनावी समय है, जैसा आपने कहा चुनावी समय, चुनावी साल नहीं, तो चुनावी समय में पार्टी की अपने हिसाब से कहती है कि भाई हम तो बिल्कुल जिताऊ उम्मीदवार की तलाश में रहेंगे। अभी कांग्रेस और भाजपा के जो पदाधिकारियों की सूची आई, इसमें मैंने थोड़ा एक अध्ययन भी किया। इसमें भाजपा ने तो उन लोगों को पदाधिकारी नहीं बनाया जो विधानसभा चुनाव लड़ने के दावेदार है। करीब करीब आप भी उसको गहराई से देखें सूची को, तो उसमें 2-1 लोग ही ऐसे होंगे जिनको विधानसभा चुनाव में पार्टी उतार सकती है, लेकिन उसमें ज्यादातर 90% लोग विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस की सूची में ये लगता है कि 90% लोग ऐसे हैं जो टिकट के दावेदार रहेंगे, वो अपनी टिकट की लड़ाई में लगेंगे, वो अपने मतलब खुद की टिकट की लड़ाई में
जूझेंगे, वो संगठन की मजबूती कितना कर पाएंगे पदाधिकारी? जबकि पदाधिकारियों के लिए होता है कि वो संगठन को मजबूत करे या उसके उस दिशा में कार्य करे, लेकिन वो संभव कांग्रेस की सूची को देखकर नहीं लगता। जो सूची आप और हम सब देख रहे हैं उसमें 90% लोग तो टिकट के दावेदार है, और भाजपा की सूची में यह है कि उसमें टिकट उन्होंने पहले से ही तय कर दिया है, जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं उनको पदाधिकारी नहीं बनाया जाएगा, वो संगठन का ही काम करेंगे। तो ये अंतर तो दिखता है दोनों की सूचियों में। तो दोनों में ग्रुपिज्म है, तो ग्रुपिज्म के हिसाब से पदाधिकारियों का चयन किया गया है, वो भी एक बात सही है। तो जो खेमेबंदी या धड़ेबंदी होती है राजनीतिक दलों में, वो चुनावी समय में बहुत ज्यादा, बिल्कुल चुनावी साल में वो सब चीजें उभर करके आती हैं, क्योंकि हर आदमी को अपनी बात कहने का हक उस समय कुछ ज्यादा हो जाता है और कोई ना कोई अपना एक आका पकड़ करके रखता है ताकि वो उसे टिकट दिलवा सके। क्योंकि नजर टिकट पर, टिकट के बाद में एक दिन गडकरी साहब ने बहुत अच्छी बात कही थी कि कार्यकर्ता को टिकट चाहिए, टिकट बन करके वो जनप्रतिनिधि बनना चाहता है, जनप्रतिनिधि बन गया तो फिर उसको मिनिस्टर बनना चाहिए और मिनिस्टर के बाद में सीएम। तो ये एक चेंज चल रही है और ये एक माना भी जाता है। मैं ओम जी आपके पास में आना चाहूंगा। राजीव जी ने एक बड़ी सटीक बात कही और अर्चना जी ने कहा कि महिलाओं को दरकिनार किया गया है, जो कहते हैं उस तरह से नहीं। ये बात सही है कि यही कार्यकारिणियों पे जो एक्सरसाइज की जाती है चुनावी साल में अगर किया जाता तो समझ में बैठता है कि ठीक है। अभी चुनावी समय में बार बार इस वजह से बोल रहा हूं कि वास्तव में बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो टिकट ही मांगेंगे और पदाधिकारी बनने के बाद में तो मुझे लगता है कि उनके ओर पर लग जाएंगे कि अरे वाह, मेरे पर तो पार्टी आलाकमान ने भरोसा किया, अब तो टिकट मेरे ख्याल में ज्यादा दूर नहीं। और फिर कुछ आसपास के जो उनके मित्र मंडली होती है वो ऐसे ख्वाब बना देती है कि नहीं 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 टिकट तो मिलेगा ही, जनरल सेक्रेटरी उपाध्यक्ष और बनाने का मतलब ही क्या, आप अभी भी नहीं समझ रहे हो आप। वो फिर तैयार हो जाता है। तो ऐसे में संगठन की सेवा कब होगी? देखिए, संगठन की सेवा शांति काल में की जाती है। शांति काल तो है नहीं, अब तो बिल्कुल चुनावी काल आ गया। शांति काल में तो चर्चाएं हुई कितने प्रतिशत वोट महिलाओं को मिलेंगे, कितने स्थान मिलेंगे, क्या सब कुछ होगा, वो सब शांति काल की बातें हैं। उम्र की पाबंदी भी शांति काल की है, महिलाओं को दिए जाने वाली गारंटी भी शांति की है। अब शांति काल तो रहा नहीं, अब तो कुल मिलाकर लक्ष्य है कि जो जीतेगा उसको टिकट मिलेगा। ये आपने पहले से सूत्र दे दिया। सब लोगों ने कहा कि अब ठीक है, अब जीतने वालों का नंबर तो फिर अलग ही किस्म का होगा। कोई महिला ये दावा नहीं कर रही कि मैं जीत जाऊंगी। तो ये मेरा ख्याल है कि ये राजनीति का एक नया दृश्य है जो शायद इसी तरीके से व्याख्यायित किया जा सकता है कि शांति काल में एक अलग तरीका होता है और चुनावी काल में एक अलग तरीका होता है। अब बहुत थोड़ा सा वक्त रह गया है। ऐसी स्थिति में 200 विधानसभा क्षेत्रों में अपनी रीच कैसे बनाई जाए, उनमें कैसे लोगों को सक्रिय रखा जाए। तो उन विधानसभा क्षेत्रों के अंदर ये जो इतने सारे सेक्रेटरीज हैं, इतने सारे उपाध्यक्ष हैं, इतने सारे, इनको सक्रिय किया जाएगा और इनमें से एक आध कोई टिकट का भागी उम्मीदवार होगा, उसके साथ में बाकी लोग लगेंगे। ऐसी कल्पना है। मेरा सा ख्याल है कि हाँ, उनका अपना एक स्वरूप बन जाएगा और उस तरीके से आगे चलने की बात होगी। लेकिन ये सच है कि जो कुछ शांति काल में आपने तय किया था उस पर आप अगर संगठन, आप सही कह रहे हैं कि संगठन की जो कवायद और संगठन का संघर्ष जो दिखाई देता है या निखार कार्यकर्ता में, पदाधिकारी में आता है, वो तो तभी आता है शांति काल में। वो सब कौन विनेबल, कौन जीतेगा, जीत कौन सकता है, वो उसके सामने। लेकिन ओम जी आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस के लिए सुख वाला काल और शांति काल दोनों ही है? आप केंद्र के खिलाफ, देखिए ये मैं इस वजह से कह रहा हूं, एक दिन पहले राजीव जी हमारे साथ में जुड़े हुए थे तो बात आई थी, क्योंकि आप इस बार देखिए वसुंधरा जी बहुत सुकून में है, उनके कार्यकाल का कोई जिक्र नहीं कर रहा। जनरली ये होता है कि आपकी सरकार के वक्त ये पहला चुनाव होगा राजस्थान का जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री पे कोई चर्चा नहीं कर रहा। सीधा टारगेट अशोक गहलोत बीजेपी की तरफ से और बीजेपी कांग्रेस की तरफ से सीधा नरेंद्र मोदी, क्योंकि चेहरे भी दोनों ही सामने दिखाई दे रहे हैं। तो उस लिहाज से शांतिकाल कांग्रेस के लिए कह सकते हैं। अब सत्याग्रह भी है अगले दिन ही, तो एक बात बड़ी साफ है, एक बात बड़ी साफ नजर आई है। अभी 24 घंटे में सारे दृश्य साफ हुए हैं। ये तय हो गया कि वसुंधरा राजे का कोई मुकाबला नहीं है और उनके लिए, और बाकी जो लोग अपने दावेदारी बता रहे थे उनके स्वर भी कमजोर पड़ गए हैं और समझ में आता है कि कांग्रेस से मुकाबला करने के लिए हमें वसुंधरा जी को ही आगे करके चलना चाहिए। ये एक अप्रत्यक्ष भाषा है, चेहरों की शारीरिक मुद्राएं जैसी बना करके लोग बोल रहे हैं, क्योंकि अन्यथा मुझे याद है कि जब
बीकानेर में सभा हो रही तो कैसे एक कोने से मोदी मोदी कहलवाने के लिए हमारे जो प्रतिपक्ष के नेता हैं वो स्वर उठा रहे थे अपना, लेकिन अचानक सबके स्वर बंद हो गए और अर्जुन मेघवाल का एक स्वर आया और साथ में सब कुछ स्थितियां बदल गई। तो मुझे लग रहा है ये रहा है कि सारी बातें साफ होने के बाद में वसुंधरा जी ने ये तय किया है कि निश्चित रूप से इस राजस्थान के अंदर तो अगर कोई जवाब हो सकता है अशोक गहलोत की टीम का तो मैं हो सकती हूँ। इधर अशोक गहलोत से विपरीत लोग भी हैं, वो ऐसा कह रहे हैं कि सब कुछ जो कुछ है वो एकजुट होकर के लड़ेंगे और उसी तरीके से मैदान में जाएंगे। तो एक ये दृश्य तो बड़ा साफ हो गया है कि एक तरफ अशोक गहलोत साहब जो मुख्यमंत्री है उनकी टीम है और दूसरी तरफ वसुंधरा जी की टीम है। बाकी ऐसा कंफ्यूजन नहीं है, वो तो वादे आप याद दिलाएंगे कि आपने ये कहा था, आपने ये फैसला किया था, नौजवानों को हिस्सा देंगे, महिलाओं को हिस्सा देंगे, कुछ शांति काल की बातें थी। अब तो रण क्षेत्र में जा रहे हैं और विनेबल को कौन जीतता है इसका फैसला होने की सिलसिला है, तो वो उस पर मेरा ख्याल है कोई चर्चा हो नहीं सकती। अब तो यही होने जा रहा है। बिल्कुल निश्चित रूप से ये चुनाव एक इस तरह की एक पाठशाला बनने वाली है जो आने वाले वक्त के लिए एक नजीर होगी कि उस समय के चुनाव में बहुत कुछ, थोड़ा बहुत नहीं बहुत कुछ अलग हट करके ये चीजें भी हुई थी, ऐसे कुछ चीजें हुई थी, ऐसे हुई थी, बहुत सारी चीजें सामने आएंगी और जो भगदड़ मचेगी इधर की उधर उधर की उधर। फिर एक जिन राज्यों के अंदर चुनाव होता है वहां तोड़फोड़ की भी बात सुनी जाती है कि बहुत सारे लोग दूसरे दलों का दामन थामते हैं। एक बीजेपी का भी अपना एक कल्चर है और वो कहते हैं कि अभी मोदी जी का कद इतना है कि हर कोई उनके अंदर अपना आस्था पैदा करना चाहता है या उनमें कोई लगाव है, उन्हें सब प्रेम करते हैं। इस तरह की बातें भी सामने आएगी, उनका काम ही इसी तरह का है। कांग्रेस कहेगी कि खैर चलिए एनीवे। अर्चना जी आप सुन पा रही हैं? अर्चना जी शायद हमारे साथ में नहीं है। चलिए टाइम भी हो चुका है और खैर हमने एक जी अर्चना जी आप सुन पा रही हैं? मैं हाँ अभी चर्चा हम यही कर रहे थे कि चुनावी साल में जो कवायद की जाती है, आपने कहा कि राजीव जी ने जो जिक्र किया कि नेताजी तो जिन्हें पद मिले हैं वो अपना खुद का सत्कार कराएंगे या फिर संगठन की सेवा करेंगे। कोई व्यवधान है, रुकावट है। जी अर्चना जी आपकी शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही आप तक। चलिए मैं माफी चाहूंगा, समय भी का भी अभाव है। बहुत अच्छा था ये, मैं तो कटाक्ष बोलूंगी इसको। जी हाँ आवाज आ रही है सर? हाँ आपका वीडियो नहीं दिख पा रहा लेकिन हमें। जी चलिए अर्चना जी मैं माफी चाहूंगा, समय हो चुका है, मैं रोकना चाहूंगा आपको भी। तो चलिए ये एक जिस तरह की कार्यकारिणी कांग्रेस की आई है, इससे पहले बीजेपी की आई है, तो उन तमाम चीजों को देख करके लगता है कि पार्टियां अब कार्यकारिणी ऐसे वक्त पे लेके आती हैं जिसकी एक्सरसाइज इस संगठन की सेवा से ज्यादा ये होती है कि बाहर इस तरह का मैसेज नहीं जाए कि धड़ेबाजी है, और धड़ेबाजी कार्यकारिणियों में साफ दिखाई देती है कि इस धड़े के मुखिया को साधने की कोशिश की है कि भैया आपके आदमी इतने सेट किए हैं, आपके आदमी इतने सेट किए हैं। ये नजरिया क्यों यही नहीं होगा, आने वाले दिनों में भी जब टिकट बटेंगे तो भी रिफ्लेक्ट करेगा। और फिर अगर कहेंगे कि नहीं मीडिया की उपज है, मीडिया की उपज नहीं है, ये पार्टियों की खुद की अपनी उपज है। मीडिया केवल आपको एक वो नजरिए से दिखाता है कि सच्चाई ये है, लेकिन अगर कोई सावन का अंधा और वो हरा ही हरा देखना चाहे, उसे लू में भी ये लगे कि क्या पतझड़ चल रही है या बारिश आ रही है, तो फिर उसका कोई इलाज नहीं हो सकता। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और बड़ी खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।